सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का, और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम में पूनिया जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का सबसे पहले करते हैं। ईरान पर अमेरिका इजराइल हमले का आज 54वां दिन है। क्या खास है आज के संदर्भ में? कल देर रात ये खबर वैसे आ गई थी भारत में देर रात, और अमेरिका में तो खैर घना दोपहरा होगा उस टाइम के। सीज फायर जारी रहेगा जैसे था। क्या किसी और बात बड़ी है? कोई सफलता मिली है इस बातचीत में? देखिए, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों का जो दिन है वो तो 54 दिन हो चुके हैं। 54 डेज हैज बीन पास्ट। अब लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो नाजुक तो बने हुए हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए ताकि बातचीत हो सके, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर हमले, एक दूसरे के जहाज़ों के ऊपर कब्जे या फिर प्रतिबंध, रोक-टोक, ये लगातार जारी है, आरोप भी लगातार जारी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के साथ संघर्ष विराम को आगे बढ़ा दिया है ताकि तेहरान को युद्ध खत्म करने के लिए प्रस्ताव देने का और समय मिल सके। तो खैर यही है। हालांकि ट्रंप ने दूसरी तरफ ये भी कहा है कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की जो नेवी है वो घेराबंदी जारी रखेगी। ये एक ऐसी बात है जो पूरे संघर्ष विराम को, पूरे सीज फायर को कमजोर बना रही है, क्योंकि एक तरफ तो बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दबाव की नीति भी जारी रख रहे हैं। और ईरान है वो ट्रंप के इस किस्म के बयानों के ऊपर कोई तत्काल आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं दे रहा है, लेकिन वो बड़े दबे रुख से, कई बार ओपनली भी, पर बहुत बार दबे रुख से इस बात को की तरफ इशारा कर रहा है कि ये ठीक नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची ने साफ किया कि ईरानी बंदरगाहों की जो घेराबंदी है उसे युद्ध की कार्रवाई में मान उसको युद्ध की कार्रवाई में ही रखते हैं और इसको सीज फायर का उल्लंघन भी मानते हैं। तो खैर ये बड़ा स्पष्ट है कि धमकियों के साए में या किसी दबाव दबाव की स्थिति में सीज फायर कोई कारगर सिद्ध होगा या नहीं होगा, उसका असर कैसा होगा, ये तो खैर अभी दिख ही रहा है। नहीं तो अभी तक इतना लंबा ये मामला नहीं खींचना था। ईरान के भीतर चेतावनियां और तैयारियां हैं ही, क्योंकि जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, इस्लामिक आईआरजीसी जो फोर्स है, वो आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे किस्म के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर या और भी कई इलाकों में वो अपनी कार्रवाइयां जारी रख रही है। खाड़ी के जो मुल्क हैं उनका असर अब पूरी दुनिया के ऊपर दिखने शुरू हो चुका है। अलग अलग किस्म के अपन कहें कि संकट, व्यापारिक संकट दिख रहे हैं, साफ है। लेबनान में जो स्थिति है उसका भी आपको पता ही है कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय जो संकट है वो बहुत गहराता दिख रहा है। वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। यहाँ तक कि लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं नवाफ सलाम, उनका कहना है कि इस सारे मामले से निपटने के लिए मुल्क को कम से कम 587 मिलियन डॉलर की जरूरत होगी। खैर इसमें इस बीच इंटरेस्टिंग खबर तो ये थी कि जो आईआरजीसी है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हुर्मुज स्ट्रेट के मामले में आईआरजीसी बहुत ज्यादा एक्टिव है। उसकी एक्टिवनेस का अब देखिए कि भारत का एक जहाज था, उसको रास्ते में रोक लिया। उसका कारण क्या है कि आईआरजीसी ने कहा कि ये जो जहाज था ये बिना इजाजत होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। खैर लाइबेरिया के फ्लैग वाला एक एपामिनोडोस नाम का एक कंटेनर शिप था जो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था, जिसको लेकर ईरानी जो नेवी है और जो आईआरजीसी है उसने उसको लेकर चेतावनी दी। उसके बाद उसको कब्जे में लिया और उसको वापस जो समुद्री तट है उसकी तरफ ले गए। तो खैर मतलब जो भारत की तरफ जो कंटेनर आ रहा था उसको लेकर खास
भिड़ंत देखने को मिली। एक बार के लिए लग रहा था कि ईरान छोड़ देगा, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया, आईआरजीसी ने ऐसा नहीं किया। जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं शाक डार, वो भी लगातार अमेरिकी जो डिप्लोमेट हैं, चाहे नताली बेकर हों या और जो व्हाइट हाउस के बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ संपर्क में हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। जो ये सीज़ फायर एक्सटेंड हुआ है, इसमें भी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ या आर्मी चीफ हो आसिफ मुनीर, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि एक टेबल टॉक के ज़रिए ईरान को कुछ बातों पे मना लिया जाए, लेकिन चीज़ें अभी बहुत लंबी खिंच रही हैं। जैसे बात जो दावे हैं वो बातचीत के हैं, सीज़ फायर बढ़ाने के हैं, लेकिन उसके साथ-साथ दबाव की राजनीति भी दोनों मुल्क कर रहे हैं। जी। और इससे आगे बढ़े तो बात पीएम मोदी की करते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा में सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। देखिए, बात ये है कि नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्र के नाम संदेश जो भाषण था, उसको आपने भी सुना, हमने भी सुना। उस वो एक तरफ़ा ऐसे लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन का इस्तेमाल विपक्ष को की बुराई करने के लिए कर रहे हों। और बंगाल में तो चुनाव भी है विधानसभा का, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि एक तो चुनाव की आचार संहिता का भी उल्लंघन वो लगा, और दूसरा मतलब लगा कि विपक्ष को बैश करने के लिए तो राष्ट्र के नाम पे संबोधन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने 2 दिन पहले भी इस बात का ज़िक्र किया था अपने बुलेटिन में कि भई जो राष्ट्र के नाम संबोधन होता है, वो प्रधानमंत्री जनरली तब करता है जब कोई साझा दुःख करना हो या साझा खुशी हो। साझा खुशी कैसी होती है कि मान लें अंतरिक्ष में भारत ने कोई सफलता हासिल की हो या विश्व स्तर की कोई खोज भारत ने की हो या कोई अच्छा काम किया हो, उसमें वाह-वाही के लिए प्रधानमंत्री संबोधन करता होता है। या कोई ऐसा साझा दुःख हो, कोई सुनामी आई हो, कोई भूकंप आया हो, कोई बाढ़ आई हो, तो राष्ट्र को एकजुट रहने के लिए ऐसे बुरे समय में राष्ट्र को एकजुट करने के लिए या फिर कोई युद्ध की स्थिति भी हो, उसमें भी प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन हम लोग देखते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ विपक्ष को कोसने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन, वो थोड़ा अजीब लगा। ख़ैर उसी को लेकर ही जो विपक्ष है, वो नरेंद्र मोदी को घेर रहा है। लोकसभा में लोअर हाउस में जो कांग्रेस के सांसद हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दाखिल करते हुए आरोप लगाया है कि जो विपक्ष के जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन उन्होंने किया है, क्योंकि बंगाल में चुनाव भी हैं। खैर देखना होगा कि इस उनके इस नोटिस को स्वीकार किया जाता है, नहीं किया जाता, और उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी लोकसभा के स्पीकर की, वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। हाई कोर्ट में जो केंद्र सरकार है उसने अपना पक्ष रखा है एक चैनल को भारत में ब्लॉक करने को लेकर। क्या बोल रही है भारत सरकार उसके बारे में? क्या कोई तर्क हवा में छोड़ा गया थी? देखिए, बात बहुत साफ है। जो भारत में जिन चैनलों को, खासकर वेब चैनलों को बंद किया जा रहा है, उनमें वो ज़्यादातर में ये बोलते हैं कि जो ये चैनल बंद किया गया है, ये इसलिए बंद किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को देखते हुए इस चैनल को हटाया गया है। ये देखिए, हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की थी, एक एक अपनी पिटीशन दायर की थी 4 पीएम ने। 4 पीएम न्यूज़ काफ़ी देखा जाता है, खासकर हिंदी बेल्ट में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उस इलाके में काफ़ी देखा जाता है। हालाँकि वो जो जैसी खबरें परोसता है उसका उसका आपको हमको पता ही है। पर ख़ैर उनके ऊपर ये कहा गया, सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि जो 4 पीएम न्यूज़ चैनल है, उसको ब्लॉक करने का इसलिए निर्णय लिया गया क्योंकि देश विरोधी प्रचार और एक तरफ़ा नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लॉबिंग का इस्तेमाल कर रहा था। ख़ैर अब देखते हैं कि इसमें क्या फ़ैसला सुनाता है, लेकिन 4 पीएम चैनल बंद होने के बाद जो उसके संपादक हैं संजय शर्मा, वो लगातार सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनका चैनल को खोला नहीं गया है। और आईटी एक्ट सन 2000 के जो आईटी एक्ट हैं, 69 ए धारा के तहत उनका जो चैनल था वो बंद किया गया था। लगातार पिछले दिनों में आपको ध्यान हो कि कितने ही जो चैनल थे, वेब चैनल या ट्विटर अकाउंट्स, बहुत सारे इंडिया में बैन किए गए थे। फेसबुक पेजेस भी बहुत सारे बैन किए गए थे। सब में लगभग लगभग एक ही बात थी कि ये जो चैनल हैं, ये गवर्नमेंट ऑर्डर इनके खिलाफ बंद करने का ऑर्डर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरनाक है।
जी। और एक हेट क्राइम के मामले में यूपी सरकार को कोर्ट से फटकार लगी है, कौन सा ये मामला था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कई मामलों में ये बात कही है। एक पूरा मामला था 2021 का, नोएडा में हेट क्राइम को लेकर मारपीट हुई थी, गाली-गलौच हुई थी नोएडा के अंदर। उसके बाद ही ये पूरा केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो उसमें ये पाया गया कि जो पिटीशन जिसने लगाई थी उसने कहा कि उनके ऊपर दाढ़ी और कथित मुस्लिम आइडेंटिटी के कारण हमला किया गया। इसको लेकर ही उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना था। तो उत्तर प्रदेश सरकार, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे, वो काफ़ी गोलमोल चीज़ें कर रहे थे। तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लुका-छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं? आप सच बात बोलिए। उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, अपने अधिकारियों को समझाइए, नहीं तो वो मुश्किल में पड़ जाएँगे, हमें उन्हें बुलाकर फटकार लगाने में खुशी नहीं होती। तो ख़ैर, जो हेट क्राइम्स हैं इंडिया में, उनका आपको पता ही है, कई बार तो जो विक्टिम्स होते हैं उन्हीं को ही जेल में डाल दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे मामले रहे हैं भारत में जिसमें जो हेट क्राइम्स के विक्टिम हैं उन्हीं को जेल डाल दिया गया, और जो हेट क्राइम्स को अंजाम दे रहे लोग होते हैं वो खुलेआम सड़कों पे घूम रहे होते हैं। यहाँ तक कि उनका मालाएं डालकर जो है सत्ता के पक्ष के लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे होते हैं। तो ये एक एक बड़ा मामला है। जी। और पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर, और कल सुबह चुनाव है वहां पर। कैसी स्थिति है ऑल ओवर, अगर हम ये अंदाजा लगाएं तो कितना, वैसे तो वहां पर मैं देख रहा था कुछ रिपोर्ट्स के, हर कोई बचता है अपना पॉलिटिकल ओपिनियन बताने को लेकर। इसी कारण माना जाता है कि बहुत गर्म है माहौल वहां का, और दंगे भी वहां पर इलेक्शंस के दौरान इलेक्टोरल हिंसा जो होती है बहुत ज्यादा होती है। तो कैसे रहेगा कल का सारा दिन, और कितने चरण है वहां पर, कितने चरणों में इलेक्शन होनी है? देखिए, एक तो बंगाल की आप चुनावी हिस्ट्री देखेंगे तो चाहे वहाँ पर पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव, वायलेंस तो वहाँ पर होता है। तो ख़ैर, बंगाल का पहला चरण का चुनाव है, तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। बंगाल में 2 फ़ेज़ेज़ में चुनाव करवाए जा रहे हैं, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। ख़ैर, तमिलनाडु के ऊपर लोग लोग इसलिए श्योर हैं कि वहाँ पर तो स्टालिन फटकने भी नहीं देंगे, और बीजेपी वहाँ पर कोई फ़ोर्स भी नहीं है, मतलब कोई पॉलिटिकल फ़ोर्स के तौर पर भी विज़िबल है नहीं। तो ख़ैर, अमित शाह की जो गरारी फँसी हुई 2021 में, जो उनको हार का मुँह देखना पड़ा था, उसके बाद से ही वो बंगाल को लेकर काफ़ी नज़र आते हैं कि वहाँ उनको उनका ज़्यादा दिमाग रहता है। चुनाव की तैयारियाँ हो रही हैं। आपने देखा होगा कि पहले चरण में 7 ऐसे ज़िले हैं जहाँ जो लगभग-लगभग ममता बनर्जी को हमेशा से ही बढ़त देते हैं। तो उनके ऊपर वहाँ पर ज़्यादा नाकेबंदी, सीआरपीएफ वग़ैरह ये सब तैनात किए जा रहे हैं। देखिए, आज मैं विजुअल्स में देख रहा था तो ये इसमें भी द 2 पहलू हैं। एक तो सच्चाई ये भी है कि बंगाल में वायलेंस होती है चुनाव के दौरान, चाहे पंचायत के चुनाव क्यों ना हो, जैसे मैंने कहा। दूसरा ये है कि बंगाल में बहुत ज़्यादा जो फ़ोर्सेज़ हैं वो डिप्लॉय की जा रही हैं। क्या अगर कल माइनॉरिटीज़ के इलाकों में, या फिर ऐसे इलाके जो ऐसे तबके जो ममता बनर्जी को वोट देते हैं, अगर उनके इलाकों में अगर वोटिंग स्लो की जाएगी तो उसका दिखेगा कि हाँ, केंद्र सरकार कोशिश कर रहा है कि ममता बनर्जी हारे। ख़ैर, बहुत सारे मामले हैं। आज तो इवन एक एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ईडी की, एक बार आप ध्यान करिए कि सवा साल पहले की बात है, जब ईडी ने छापेमारी आईपैक की टीम में की थी, के टीम के ऊपर की थी, तो वहाँ पर ईडी के हाथ से फाइल छीन के ममता बनर्जी लेके चली गई थी। तो ममता बनर्जी को निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीएम ऐसा करेगा, कोई सोचा नहीं था। तो ख़ैर, लोकतंत्र के लिए दखल ठीक नहीं है। ऐसे-ऐसे कई सारी बातें कही गई हैं। बंगाल, जैसा आपने कहा कि कोई भी गेस नहीं कर पा रहा है, ना गेस करने में सब बच रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी क्रेडिबिलिटी के साख का सवाल है और किसी को समझ में नहीं है क्या होगा। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि जो बहुत सारे सियासी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक एक चीज़ ये कही है कि बंगाल में जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने काम किया है, उस हिसाब से लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए चुनाव मुश्किल बनाया जा रहा है। लेकिन जो ग्राउंड पे ज़मीनी पत्रकार घूम रहे हैं, उनका कहना है कि ममता बनर्जी पिछली बार जितनी सीटें लेके आई थी, उतनी तो लेके नहीं आएगी, लेकिन अब की बार भी वो सरकार बना रही हैं। तो अमित शाह को दोबारा हार का मुँह देखना पड़ सकता है। ख़ैर, ये तो 4 मई को स्पष्ट होगा
कि 4 मई को क्या बंगाल के रिजल्ट रहेंगे। तमिलनाडु का लगभग लोग कह रहे हैं कि क्लियर है कि एम के स्टालिन वहाँ पर सरकार बना रहे हैं। तो खैर सबकी निगाहें हैं और देखते हैं कि बंगाल किस किस्म का जो फैसला है जो अपन कहें कि चुनाव का रिजल्ट है वो देता है। जी। और सर दर्द, पेट दर्द वगैरह की दवाइयाँ 140 से ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ जो इन चीज़ों का इलाज करती हैं, उनके सैंपल फेल हुए हैं और कंपनियों को नोटिस भी गए हैं। वैसे भी भारत ऐसा देश है जहां आकर तकरीबन हर और किसी देश का नागरिक हैरान हो जाता है कि इतने सस्ते में ये दवा यहाँ से इजीली मिल रही है। तो भारत उस तरफ से अपने आप को खुशकिस्मत भी सोच सकता है और अपनी बुरा भाग भी बोल सकता है। क्या ये स्थिति है कि इतनी आसानी से कंपनियां लाइसेंस ले लेती हैं, दवाइयां बनाती हैं और उसके बाद उन दवाइयों से हम देखते हैं कभी बड़े ज्यादा मौतों की मास काउंटिंग में हमें देखने को मिलते हैं मौतों के आंकड़े। और अभी ये जो हुआ है इस पे इससे कितनी रोक लगेगी? देखिए जो केंद्रीय मानक हैं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जिसको CDSCO कहा जाता है, उसने 141 दवाओं के सैंपल फेल होने की बात कही है। उसमें ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं, तकरीबन 46 दवाइयाँ ऐसी हैं जो हिमाचल प्रदेश के बद्दी में, बरोटीवाला, नालागढ़, काला अम्ब, ऊना, सोलन उन इलाकों में बनी हुई हैं। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, ज़्यादातर सर दर्द की दवाइयाँ हैं, पेट दर्द, बीपी, शुगर, अल्सर इस किस्म की जो दवाइयाँ हैं। कई कैंसर और हार्ट रोग जैसी खतरनाक बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं, उनके सैंपल भी फेल हुए हैं। अब इसका देखिए बहुत सारे इसमें इसमें चीज़ें हैं। पहली तो चीज़ यही है जैसे आपने कहा कि भई बहुत चिकित्सा इलाज बहुत सस्ता है, बहुत सस्ती दवाइयाँ जेनेरिक मेडिसिन इंडिया में मिल जाती हैं, इसलिए मेडिकल टूरिज़्म भी इंडिया में आपको देखने को मिलता है। गुड़गाँव, दिल्ली के जो बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पर दूर-दूर देशों के जो लोग हैं, वो अपना इलाज करवाने के लिए भी आते हैं। दूसरी सच्चाई जैसे आपने इसका उलट कहा कि यहाँ पर कफ सिरप नकली कफ सिरप के कारण कितने ही बच्चों की किडनियाँ खराब हुई मध्य प्रदेश में, वैसी खबरें भी हम देखते हैं। तो इलाज ये दोनों ही पक्ष हैं, शाह पक्ष हैं। तो देखिए इलाज के नाम पर ऐसी दवाएँ तो नहीं होनी चाहिए जो कोई असर ना करें बीमारी में बल्कि और ज़्यादा बीमार कर दें। तो ये खदशा भारत में रहता है। तो ख़ैर बार-बार ऐसी खबरें हम सुनते हैं जिसमें बहुत सारी मेडिसिन्स के जो सैंपल हैं वो फ़ेल होते हैं, लेकिन फिर भी वो धड़ल्ले से बिकती रहती हैं भारत में। भारत हेल्थ सेक्टर के मामले में काफ़ी क्रूशियल स्टेज से गुज़र रहा है। जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी जो हालात हैं वो मुझे आपको आपको और हम बेहतर जानते हैं। इलाज काफ़ी महँगा भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत सस्ता इलाज भारत में अब पहले जैसी स्थिति नहीं है, जो हम बात कर रहे हैं जिसके कि जब मेडिकल टूरिज़्म भी भारत में पीक पे था, वो 2015 से पहले का समय है। आप देखिए 2010-11 तब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या फिर मिडल ईस्ट के लोग हैं या कई बार यूरोपियन मुल्क भी भारत में इलाज करवाने के लिए आते थे। अब जो ये सब स्टैंडर्ड मेडिसिन्स का जो पूरा मामला है, ये कहीं न कहीं भारत के हेल्थ सेक्टर की पोल खोल रहा है, तो इस वजह से अभी लोग बच रहे हैं। ख़ासकर दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन का मामला सर्दियों में जिस हिसाब से रहता है, जेनेरिक मेडिसिन्स के सैंपल फेल होने के कारण जितनी चीज़ें हुई हैं, उससे मेडिकल टूरिज़्म घटा भी है। ये भी एक हकीकत है। और पंजाब में जो लॉरेंस ऑफ पंजाब नाम की एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, रिलीज होने वाली थी, उसको लेकर अभी मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। हाँ, लॉरेंस ऑफ पंजाब जो वेब सीरीज़ आनी थी जी5 की तरफ से उसको निकाला जा रहा था। उसके उसके खिलाफ पीआईएल दायर की गई है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उन्होंने ये पटिशन दायर की है। उनका कहना है कि ये ये जो वेब सीरीज़ है गैंगस्टरों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो इस मामले में जो सुनवाई है वो शायद फ्राइडे को इस मामले की सुनवाई संभव है। वडिंग ने इस फ़िल्म के खिलाफ प्रोडक्शन कंपनी को लेकर कई किस्म के आरोप भी लगाए हैं, कानूनी नोटिस भी भेजा था, पहले आप याद करिए और कहा कि ये खाली मेरी आवाज़ नहीं है बल्कि हर माताओं-बहनों की आवाज़ है जो इसमें लॉरेंस ऑफ पंजाब में जो गैंगस्टरिज़्म है उसको जो ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ख़ैर इसमें लॉरेंस बिश्नोई के जीवन के ऊपर और पंजाब में जो वॉयलेंस है उसको लेकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। अब मामला यही है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का जीवन महान रहा हो तब तो बनाई भी जाए। किसी आदमी का जो जीवन है वो बहुत खराब रहा हो
उसको लेकर फ़िल्म बनाने का मुझे बनता नहीं है। ख़ैर 16 मिनट का ट्रेलर भी इस पूरी वेब सीरीज़ का लॉन्च किया गया। इसके बारे में कल भी हमने बताया था कि कैसे इसमें 1980 के बाद के पंजाब के बहुत सारे घटनाक्रमों का ज़िक्र भी है। इसमें बहुत सारे पत्रकारों से बातचीत भी दिखाई गई है। और इवन एक एक पत्रकार का मैं देख रहा था, वो तो लॉरेंस बिश्नोई को भगत सिंह जैसा हीरो माने जाने तक चीज़ें लेके जा रहे हैं, तो वो काफ़ी खराब है। और इसमें सलमान खान के घर पर गोलियाँ हों, कपिल शर्मा, गिप्पी ग्रेवाल, रोहित शेट्टी, उनके ऊपर फायरिंग के मामले, वो भी चीज़ें दिखाई गई हैं। और काफ़ी इसमें मतलब इवन चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों को बयान दिख रहा है, सूफी सिंगर हंसराज हंस का दिख रहा है, तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन एक एक चीज़ जो स्पष्ट दिख रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये गैंगस्टर कल्चर को तो ज़रूर ग्लोरीफाई कर रही है। तो खैर, इसके खिलाफ देखते हैं हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है, वो हमें फ्राइडे तक पता लगेगा, क्योंकि फ्राइडे को शायद इस मामले में सुनवाई हो सकती है। जी, और इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़ी जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद गुरप्रीत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल।